हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 2 मार्च है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्री रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जैसे आपको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम 2019 के लिए हमारा क्रैश कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज़ दोनों अवेलेबल हैं। तो अगर आप इनका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज परचेज इट। काफ़ी ज़्यादा कम दामों पर चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ओनली ₹9999। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज इट। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं GS3 से ही आज। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड की बात करते हैं हम। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया था ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है उसको कंट्री में इंक्रीज़ करवाया जा सके। ये हर तरह के जो भी कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हो या ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हो, या फिर अगर स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स भी हैं तो उन सब में ये इन्वेस्ट करता है ये फ़ंड, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो कंट्री में। ठीक है जी। एंड जो इसका एक्सपेंस है, आई शुड से, वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ तक ही सीमित नहीं है। इट कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स विच आर कंसनट्रेटेड इन मैन्युफैक्चरिंग, या फिर बस कमर्शियल वायबिलिटी इज़ द ओनली क्राइटेरिया जिसके ऊपर ये काम करता है। तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है इसके ऊपर। एंड it was proposed to raise debt to invest in the equity of infrastructure finance companies सच एज इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये जो दो कंपनीज़ हैं, इनकी जो भी इन्वेस्टमेंट इक्विटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही है उसमें भी ये जो हमारा फंड है ये इन्वेस्ट कर सकता है। एंड द आइडिया इज़ दैट दीज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज कैन देन लेवरेज दिस एक्स्ट्रा इक्विटी मैनीफोल्ड। तो जो बेसिक इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये जो हमारा फंड है ये इन सब कंपनीज़ में, जैसे IRFC या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक, इन सब में इन्वेस्ट करेगा। एंड दीज कैन फर्दर लेवरेज दिस एक्स्ट्रा इक्विटी। जो इनके पास ये एक्स्ट्रा पैसा आएगा अब, इसको ये फर्दर किसी और प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। तो इन अ वे जो हमारा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये बन चुका है बैंकर ऑफ द बैंकर ऑफ द बैंकर। कैसे कि ये जो हमारे नेशनल हाउसिंग बैंक है फॉर एग्जांपल, ये फर्दर आगे बैंक्स को पैसा देगा, या फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, FIs हैं, उनको पैसा देगा। तो इन अ वे ये इनका भी बैंकर है। तो इट हैज़ बिकम द बैंकर ऑफ द बैंकर ऑफ द बैंकर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। एंड ये कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव फंड, इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी में रजिस्टर्ड है सेबी के पास। ठीक है जी। फंक्शंस क्या हैं ब्रॉडर इसके? सबसे पहले तो ये जो फंड रेजिंग करनी है सूटेबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, वो कर सकता है ऑफशोर क्रेडिट एनहेंस्ड बॉन्ड्स के थ्रू, एंड अट्रैक्ट एंड एंकर इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट एज पार्टनर्स इन NIIF। तो एंकर इन्वेस्टर्स को एक तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है ये। एंड ऑफशोर भी, बाहर से भी जो बॉन्ड्स हैं उनके थ्रू पैसा लेकर आ सकता है इंडिया में। मोरोवर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं NIIF में इन्वेस्टर्स हैं, उनको जो उनकी डेट सर्विसिंग है वो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो भी एक इसका फंक्शन है। एंड इसके अलावा जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं विच कुड बी इन्वेस्टिंग इन द प्राइवेट इक्विटी, उनके कॉर्पस में भी ये हमारा जो फंड है वो इन्वेस्ट कर सकता है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको थोड़ी और डिटेल्स देखनी है तो आप arthapedia.in पर गूगल करके सर्च कर लीजिएगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ऑरोरा की बात करते हैं। तो इनको पोलर लाइट्स या नदर्न लाइट्स या सदर्न लाइट्स ये सब बोला जाता है। ऑरोरा बोरियोलिस है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियसिस है। तो ये दो टाइप ऑफ ऑरोराज हैं, एक नदर्न हेमिस्फीयर में होता है, दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। एंड इसमें है क्या बेसिक जो फिनोमिनन क्या है कि एक विविड डेमोन्स्ट्रेशन है ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जब वो इंटरेक्ट करता है चार्ज पार्टिकल से जो सन के सोलर वेव्स के थ्रू आ रहे हैं अर्थ के सरफेस के अराउंड, या अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं वो। एंड यूजुअली जो इसकी कंसंट्रेशन है वो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स पर रहती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, अर्थ के जोग्राफिक पोल पर नहीं, अर्थ के मैग्नेटिक पोल पर इसकी कंसंट्रेशन है। तो एज वी ऑल नो कि जो जोग्राफिक पोल्स हैं एंड मैग्नेटिक पोल्स हैं वो एक ही जगह पर लोकेटेड नहीं है, दे आर separated by some distance, and they are created when protons and electrons stream out from the solar surface and slam into the earth's magnetic field। तो जब प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो सोलर वेव्स हैं उनके थ्रू ट्रैवल करते हैं अर्थ की तरफ, एंड जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से वो इंटरेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि जब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स जो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, जब वो हिट होते हैं बाय द चार्ज पार्टिकल्स तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। एंड उसके बाद दोबारा से, क्योंकि अब वो जो एक्साइटेड स्टेट है उनकी नॉर्मल स्टेट नहीं है, तो दोबारा वो एनर्जी लूज़ करके अपनी नॉर्मल स्टेट में आना चाहते हैं। एंड इस एनर्जी को जब वो रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ
फोटॉन्स, तो किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ के फोटॉन्स रिलीज होते हैं, तो उसकी वजह से जो पूरी ये लाइटनिंग इफेक्ट है ये आता है। एंड द लाइट्स कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कुड बी सीन फ्रॉम अदर प्लैनेट एज वेल। तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो इतनी ज़्यादा है कि हम बाहर से अगर किसी और प्लैनेट के ऊपर खड़े होकर भी देखें तो भी हमें जो इफ़ेक्ट है वो अच्छे से दिखेगा। एंड ये फिनोमिनन सिर्फ अर्थ से रिलेटेड नहीं है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इनके ऊपर भी जो हमारे वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 मिशंस गए थे, एज वेल एज जो हमारा हबल टेलीस्कोप है, उनके थ्रू देखा गया है कि ये प्लैनेट्स भी जो ये फिनोमिनन है उसको डिस्प्ले करते हैं। एंड अगर हम टेम्परेचर्स की बात करें तो टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जो फायर, इट्स जस्ट लाइक अनदर फायर इन द एटमॉस्फेयर। लेकिन जो हीट है वो क्यों नहीं फील हो सकती? इनफैक्ट अगर हम हीट की बात करें तो अगर हम वहाँ पर मेजर करने की ट्राई करेंगे तो इनफैक्ट कोल्डर सब ज़ीरो टेम्परेचर्स ही मिलेंगे हमें। तो ये हीट का इफ़ेक्ट आ क्यों नहीं रहा? क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंसिटी लो है एयर की वहाँ पर, इसीलिए वो हीट को ट्रांसमिट नहीं कर रही। एंड इसलिए जो सब ज़ीरो टेम्परेचर्स मिलते हैं, ऑल्दो इट इज़ जस्ट लाइक अ फायर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, तो दिस इज़ द ऑरोरा विच वी कैन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर की बात करते हैं। तो हम यूजुअली आर्टिकल्स में पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट फायर के नुकसान क्या क्या हैं। आज द हिंदू में एक आर्टिकल था जो हमें बेनिफिट्स बता रहा है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि जो डॉर्मेंट सीड्स होते हैं नेटिव ट्रीज एंड प्लांट्स के, उनको एक तरीके से फायर जो है वो रिवाइव करती है। तो ये फिनोमेनन ज़्यादातर मेडिटरेनियन जो फॉरेस्ट हैं उनमें ऑब्जर्व किया जाता है, मेडिटरेनियन वेजिटेशन में, कि क्योंकि जब जो नेटिव प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं वो इवॉल्व करते हैं विद द सराउंडिंग्स, तो अगर कोई रीजन कंसेक्यूटिवली ही फायर के इन्फ्लुएंस में रहता है तो वहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। एंड अगर नेटिव स्पीशीज़ ने सिमिलरली को इवॉल्व किया है फायर के साथ साथ, तो जो उनके सीड्स होंगे वो कुछ ऐसी अपने आप पर अडेप्टेबल मैकेनिज़्म बना लेंगे कि उनका जो ऊपर का लेयर होगा वो तब तक नहीं टूटेगा जब तक कि फायर की वजह से जो अपर शेल है वो ब्रेक नहीं हो जाता। तो एक तरीके से ये नेटिव वेजिटेशन को भी जो फायर है, फॉरेस्ट फायर है, वो रिवाइव करती है। एंड इसके बाद कुछ जैसे यंग वुडी ट्रीज़ होते हैं वो ग्राउंड फायर को सर्वाइव कर जाते हैं। एंड इसके बाद देखा क्या गया है साइंटिफिक स्टडीज़ के द्वारा कि जब पोस्ट फायर उनका ग्रोथ होता है वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है, बट अप टू अ सर्टेन हाइट। तो अगेन अडेप्टेबिलिटी मैकेनिज्म का ही एक ये और एग्जाम्पल है। एंड मोरोवर जो फायर्स अलॉन्ग विद सीजनल ड्रॉट्स आर इम्पॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ ड्राई डेसिडुअस ट्रैक्ट्स। तो अगर हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटक के एरियाज़ को देखें तो वहाँ पर ज़्यादातर जो वेजिटेशन है दैट इज़ ड्राई डेसिडुअस। एंड अगर जो सीजनल ड्रॉट्स हैं एंड फॉरेस्ट फायर्स हैं उनका एक हाथ है पीछे कि जो कंसिस्टेंसी है इस वेजिटेशन की इन रीजन्स के अराउंड वो बनी रहे। तो इसलिए ऑल्दो इनको हम प्रॉब्लमेटिक देखते हैं बोथ ड्रॉट्स एज वेल एज फॉरेस्ट फायर को, लेकिन अगेन वहाँ की जो नेटिव वेजिटेशन है उसको सस्टेन करने में ये हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि हम ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं इन दीज 4 स्टेट्स। एंड इनफैक्ट जो ये आर्टिकल था ये एक और पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है फॉरेस्ट फायर का वो डेट्रीमेंटल हम क्यों समझते हैं उसको, क्योंकि इसके पीछे भी एक हमारा कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है कि जो अंग्रेज़ थे वो सिर्फ फॉरेस्ट को टिम्बर या वुड के पोटेंशियल से ही देखते थे कि कैसे इसको यूज़ किया जाए। एंड जब फॉरेस्ट फायर होती थी तो वुड गॉट डिस्ट्रॉयड, तो इसलिए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेट्रीमेंटल या नेगेटिव एस्पेक्ट दे दिया। लेकिन जैसे कि हम बेनिफिट्स में देख रहे हैं कि ये ज़रूरी है, फॉरेस्ट फायर भी एक तरीके से नेचर का ही एक नॉर्म है जिसके थ्रू जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन कर रहा है नेचर। एंड अगला पॉइंट है कि इन्वेजिव स्पीशीज़ जो हैं वो सप्रेस हो जाती हैं। तो क्योंकि इन्वेजिव स्पीशीज़ ने अकॉर्डिंगली अडेप्ट नहीं किया हुआ वहाँ के रीजन के हिसाब से, तो जब फॉरेस्ट फायर होएगी तो इन्वेजिव स्पीशीज़ विल गेट डिस्ट्रॉयड या सप्रेस्ड। एंड इसके साथ ही जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि अब जैसे हमने कई एरियाज़ को क्लियर करवाने की बात कर रहे हैं, कुछ इकोलॉजिकली ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ हैं तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि ह्यूमन इंटरफेरेंस मिनिमम हो। तो
जो लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो वहाँ की नेटिव हैं, तो अगर हम वहाँ से उनको निकाल देते हैं तो जो स्मॉलर लिटर है उसकी क्लियरिंग नहीं हो पाती एंड इट कीप्स ऑन गैदरिंग। एंड जब फिर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जब कहीं से फायर इनिशिएट हो जाती है तो वो एक बहुत बड़ी फायर बन जाती है। एंड अगला पॉइंट भी इसी से रिलेटेड ही है कि जो हाई इंटेंसिटी फायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं पूरे इकोसिस्टम के लिए एज़ कम्पेयर टू द लो इंटेंसिटी कंट्रोल्ड बर्निंग, जो ज़रूरी भी है टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इसलिए जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए इट कुड बी वे फॉरवर्ड कि वो लो इंटेंसिटी कंट्रोल्ड फायरिंग को अगर यूज़ करें एज अ मीडियम टू इन द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ऐसा हो सकता है कि जो हाई इंटेंसिटी फायर्स हैं उनको हम अवॉइड कर पाएँ एंड जो इतना ज़्यादा डैमेज हो रहा है जो हम विटनेस कर रहे हैं इन द डेक्कन प्लेटू, तो वो सब रोका जा सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन योजना के बारे में बात करते हैं। सो इट्स फुल फॉर्म इज़ जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। तो इसका जो बेसिक थीम है वो क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट देनी है टू सपोर्ट द इंटीग्रेटेड बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट्स बाय यूजिंग लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास एंड अदर रिन्यूएबल फीडस्टॉक। तो जो भी ये रिन्यूएबल फीडस्टॉक मटेरियल है या फिर जो बायोमास है जो एग्रीकल्चर में किसी काम नहीं आ रहा एंड ना ही वो एनिमल्स उसको कंज्यूम कर रहे हैं इतनी अच्छी क्वांटिटी में, तो उन सब को हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस बायोएथेनॉल्स। तो बायोएथेनॉल्स जो कि सेकंड जनरेशन बायोएथेनॉल प्रोजेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं इसके अंडर, तो इन प्रोजेक्ट्स को हम रन करेंगे थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो ये मॉडल उड़ान स्कीम में भी यूज़ किया गया था, तो इसके बारे में थोड़ा आपको पढ़ना है। एंड हाँ, सेकेंड जनरेशन बायोएथेनॉल प्रोडक्ट्स जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे हम एंड ये इंसेंटिवाइज करेंगे इस योजना के थ्रू कि जो हमारा 2G एथेनॉल सेक्टर है एक तो उसको बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एंड R&D जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको भी इंक्रीज़ करना है। इस योजना के बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहली तो जो हमारी ओवर डिपेंडेंस है ऑन द इम्पोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम बायोफ्यूल्स के साथ ब्लेंडिंग करना स्टार्ट कर देंगे जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी, तो हमारी थोड़ी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। एंड इनफैक्ट जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है उसका टारगेट भी है कि 10% ब्लेंडिंग करनी है हमें ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल बाय 2022। तो इसके ऊपर काम भी चल रहा है। दूसरा जो हमारा बेनिफिट है काफ़ी एविडेंट है कि ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशंस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि जो बायोफ्यूल्स हैं उनके जो एमिशंस हैं दे आर नॉट एज डेडली या एज डेंजरस टू द एनवायरनमेंट एज द फॉसिल फ्यूल एमिशंस आर। तो इसीलिए अब क्योंकि ब्लेंडिंग हो जाएगी एंड हम इनकी तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली जो हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशन के टारगेट्स हैं जो हमने पेरिस डील में कमिट किए हैं टू द वर्ल्ड, वो हम अचीव करने में कामयाब रहेंगे। तीसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा हमें क्या दिख रहा है कि फार्मर की इनकम इम्प्रूव होगी। अब जो बायोमास की बात कर रहे हैं हम यूज़ करने के लिए इन प्रोजेक्ट्स में बायोफ्यूल्स में सेकंड जनरेशन बायोमास की जो हैं वो ज़्यादातर या तो फिर लाइवस्टॉक का फीड है या फिर जो रेजिडुअल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो किसी काम नहीं आ रहे फार्मर के, ना ही ह्यूमन कंजम्पशन के। तो इसलिए अब उस वेस्ट मटेरियल को ऑलरेडी जो फार्मर्स है इधर दे आर बर्निंग इट इन देयर फील्ड्स या फिर वो जो लाइव स्टॉक है उसकी फीड के तरह यूज़ हो रहा है, तो इसलिए कोई रेम्यूनरेटिव इनकम नहीं जनरेट कर रहा। तो अब जब इसको हम कंज्यूम कर देंगे हमारे बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स में तो अब फार्मर के लिए इनकम भी बढ़ जाएगी। एंड जो चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी अब, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे एंड बायोमास सप्लाई चेन बनेगा पूरा, तो अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी ही। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके तरफ भी हम बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट बायोमास है एंड अर्बन वेस्ट है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं इन दीज बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स। मोर ओवर जो एयर है हमारी हवा है उसको भी हमें साफ़ रखना है। एंड इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो नाकी जो है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स वो भी स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ही कैटेगराइज्ड है। तो अगर
एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम होगा, एयर पोल्यूशन कम होगा, तो वो भी एक कदम हमारा स्वच्छ भारत मिशन की तरफ ही बढ़ता है। तो इसलिए ये एक ऑल एनकम्पसिंग सी योजना है जिसमें काफ़ी जो दूसरी हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, जैसे चाहे वो फार्मर इनकम डबल करने की स्कीम हो, या फिर हमारा ये जो प्रोजेक्ट है कि प्रोग्राम है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग, या फिर स्वच्छ भारत मिशन हो, तो सबको एक साथ लेकर चल रही है ये प्रधानमंत्री जीवन योजना। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम मंडे को। बाय बाय।